हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर अकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य जी द्वारा लिखित बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किस तरीके के राज्य के कर्तव्य दिए हुए हैं, राज्य को कौन कौन से कार्य करना जरूरी है, इस बारे में हम आज जानेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य की निर्मिति कैसे हुई है, दैवीय सिद्धांत के अनुसार हुई है या फिर सामाजिक अनुबंध के द्वारा राज्य की निर्मिति हुई है। अगर आपने हमारे वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के द्वारा या फिर आप हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है चाणक्य जी के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में हमने और एक वीडियो लेक्चर इसके ऊपर अपलोड किया है जिसमें बताया गया है कि धार्मिक मान्यताओं के जो धर्म के अनुरूप जो भी मान्यताएं हैं उसके अधीन रहते हुए किस तरीके से राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ में दंड नीति क्या है और दंड नीति के द्वारा राज्य को किस तरीके से संभालना है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और अभी हम जानेंगे कि राज्य के क्या क्या कार्य होते हैं, राज्य के कौन कौन से कार्य राजा द्वारा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्य के कृत्य, फंक्शंस ऑफ द स्टेट। कौटिल्य के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों की स्त्रियों एवं संपत्ति को हानि न पहुंचने दे। राजा की समुचित शिक्षा, आत्मसंयम सफल शासन के मूल मंत्र हैं। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा का कर्तव्य क्या है कि वह सबसे पहले लोगों की स्त्रियों और संपत्तियों की रक्षा करे। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों को भी उन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि इन्होंने स्त्रियों को एज अ क्या माना है, संपत्ति माना है। क्योंकि पहले के ज़माने में स्त्रियों को भी क्या कहा जाता था, संपत्ति माना जाता था। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है कि राजा का कर्तव्य क्या है कि लोगों की स्त्रियों और संपत्ति की क्या करना है, रक्षा करना है। और इसी के अकॉर्डिंग उसे हर चीज़ उसे सिखाई जाती है और पूरी की पूरी जो शिक्षा होती है उसकी आत्मसंयम की या फिर राजा को कैसे कार्य करने, इसी के ऊपर बेस रहेगी। राजा को प्रजा की सुरक्षा के लिए 8 प्रकार के दैवीय विपत्तियों का निवारण करना चाहिए। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की दैवीय विपत्तियों के बारे में कहा गया है। देखिए, आपको डायरेक्टली वो दैवीय विपत्तियां तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यूजीसी नेट या फिर कोई भी स्लेट एग्जामिनेशन हो, टीचिंग की एग्जामिनेशन हो, उसमें पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की दैवीय विपत्तियों के बारे में कहा गया है। तो कितने प्रकार की दैवीय विपत्तियां हो सकती है? 8 प्रकार की, जैसे कि आग, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष, चूहे, शेर और भूत प्रेत। राजा को चाहिए कि पीड़ित लोगों की रक्षा करे, अपराधियों को दंडित करे। इस प्रकार रक्षा को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, राजा को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो पीड़ित लोगों की रक्षा करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात की जाती है। और साथ ही साथ में उसे जस्टिस रखना है अपने राज्य के अंतर्गत और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देना है। ओके, तो इस तरीके से किसी भी राज्य की रक्षा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राजा के लिए। तो किसी भी राज्य की रक्षा कैसे की जाती है? 3 प्रकार से करनी चाहिए। पहली, बाह्य शत्रुओं एवं आक्रमणकारियों से। अब देखिए, बाह्य शत्रु मतलब एक्सटर्नल जो भी उसके ऊपर खतरा होता है, कोई भी राजा उसके ऊपर आक्रमण ना कर ले या फिर उसके बॉर्डर की अच्छे से सिक्योरिटी करना सबसे पहला कर्तव्य होता है। ओके, सेकेंड है राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं न्याय की रक्षा। अब देखिए, जितना इम्पोर्टेंट है बाहरी लोगों से राज्य की सुरक्षा, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसकी आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, तो इसके बहुत ही खराब परिणाम हो सकते हैं। हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से कलेक्ट की हुई हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी स्टेट की, तो कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ में न्याय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिस भी राज्य में न्याय नहीं है तो वो राज्य नहीं रह जाता। चाहे वो कितना भी समृद्ध हो, अगर राज्य के अंदर न्याय नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं होता। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है राज्य की सुरक्षा की जाए बाह्य शत्रु को के द्वारा, और साथ ही साथ में आंतरिक सुरक्षा भी रखनी है और न्याय की भी स्थापना करनी है। किसे करनी है? राजा को करनी है। थर्ड है दैवीय विपत्तियों, जैसे कि बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, आग, महामारी, घातक जंतु इत्यादि से लोगों की रक्षा।
अब देखिए, महामारियों से भी रक्षा करना एक राजा का क्या होता है, कर्तव्य होता है। जैसे कि अभी कोरोना आ गया। अब देखिए, कोरोना क्या है, एक महामारी है। तो ऐसे ही महामारी पहले भी हुआ करती थी। तो ऐसे में सबसे पहले कार्य किसका होना चाहिए, इसके ऊपर उसको नियंत्रण में रखने का कार्य किसका होगा, राजा का होगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने राज्य की संपूर्ण संस्थाओं को मनुष्य के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण का साधन बना दिया है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य के बारे में कौटिल्य जी ने क्या कहा, राज्य साधन है या साध्य है। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, राज्य को कौटिल्य जी ने साधन नहीं माना तो साध्य माना है। क्या माना है, साध्य। राज्य क्या है, साध्य, मतलब राज्य ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा किसके लिए, राजा के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने क्या कि साधन कौन है, तो साधन उन्होंने क्या कहा, राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या होगी, साधन होगी। उसी के द्वारा क्या होगा, राज्य का विकास होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साध्य किसे कहा गया है, साधन किसे कहा गया है। क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भी राज्य को क्या कहा है, साध्य माना है या साधन माना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो हम देखने वाले हैं हमारे गांधी जी की वीडियो लेक्चर में। ओके, अभी हम जानेंगे कौटिल्य जी ने राज्य को क्या कहा है, तो साधन कहा है, सॉरी साध्य कहा है। और जो संस्थाएं हैं, जो राज्य के अंतर के जो संस्थाएं, उसे क्या कहा है, साधन कहा है। नेक्स्ट है, राज्य को न केवल धर्म के संरक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराया है, बल्कि उसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य इत्यादि के संबंधों की पवित्रता को रक्षा का दायित्व भी सौंप दिया गया है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या कहा, पब्लिक लाइफ को तो वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में प्राइवेट लाइफ, इसे प्राइवेट लाइफ कहा जाता है कि व्यक्ति की जो पारिवारिक जो संस्था है उसके अंदर भी इसका इंटरफियरेंस रहेगा। मतलब उन्होंने प्राइवेट स्पीयर और पब्लिक स्पीयर, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है। दोनों भी किसके अंतर्गत आएंगी, राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरीके से आपको सोचना है, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में किसी भी कॉन्सेप्ट को सोचते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस के जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है उससे मैच करते हुए ही याद रखना है। क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला, एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। और आपकी कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल स्पीयर मतलब पब्लिक स्पीयर और जो प्राइवेट स्पीयर होता है मतलब पारिवारिक स्तर, इन दोनों में उन्होंने भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया, किसने, कौटिल्य जी ने। दरिद्रों, गर्भवती स्त्रियों, नवजात शिशुओं, अनाथ, वृद्धों इत्यादि को सहायता पहुंचाने का भार राज्य पर डालकर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा मीन्स सोशल सिक्योरिटी की विस्तृत व्यवस्था भी कर दी है। अब देखिए, सोशल सिक्योरिटी जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेलफेयर स्टेट के अंदर। मतलब देखिए, अभी हम सोशल सिक्योरिटी के ऊपर हम अभी आ रहे हैं कि हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ईपीएफओ चाहिए, पेंशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ओके, रहने के लिए अच्छा सा घर चाहिए। लेकिन इस तरीके की बातें, वेलफेयर स्टेट की बातें बहुत ही पहले इंडिया में, हमारे भारत में कौटिल्य जी द्वारा कही गई थी और उसकी व्यवस्था भी उन्होंने की है। उन्होंने विवाह के बाद संबंध विच्छेद, परित्याग, पुनः विवाह, स्त्रियों के सतीत्व एवं सम्मान की रक्षा, अवयस्क बालिकाओं के संरक्षण, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों तथा वैश्यालयों के व्यवसाय इत्यादि से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन किया है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली, और इन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए हर एक मामले में, उसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और डिटेल में बताया है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संबंध विच्छेद या फिर परित्याग, मतलब स्त्रियों को भी तलाक लेने का अधिकार है। इस बारे में भी उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि स्त्रियों को भी अधिकार है। सिर्फ पुरुष ही नहीं त्याग सकता अपनी पत्नी को, बल्कि पत्नी भी त्याग सकती है अपने पति को। इसे क्या कहा जाता है, जैसे कि हम कहते हैं डाइवोर्स जिसे कहते हैं, तो डाइवोर्स लेने का अधिकार था। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक वर्ड बहुत ही अच्छा सा यूज़ किया है, वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि स्त्रियों को अधिकार है, मोक्ष का मतलब उसे भी तलाक देने का अधिकार है अपने पति को। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि तलाक के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, मोक्ष। नेक्स्ट है, प्रजा के मनोरंजन के साधनों जैसे कि नाट्यों और द्रुत क्रीड़ा इत्यादि के नियमन एवं नियंत्रण का भार भी वह राज्य पर ही डालती है। अब देखिए, उन्होंने क्या किया है,
सिर्फ तलाक लेना या फिर स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करना या फिर बालिकाओं के संरक्षण के बारे में ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने और भी ज़्यादा बातें की है। मनोरंजन भी तो होना चाहिए ना किसी स्टेट में, तो मनोरंजन भी साधन सुनिश्चित करने की उन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्था की है अपने राज्य के लिए। और साथ ही साथ में उनके लिए उन्होंने क्या किया था, नियम बना के रखे और नियंत्रण भी रखना है। किसको रखना है? राज्य को नियंत्रण रखना है। मतलब राज्य का बहुत ज़्यादा रोल होगा। सभी की सभी कार्य किसको करने हैं? राज्य को ही करने हैं, क्योंकि राज्य क्या है? साधन है। और ये सभी संस्थाओं को क्या करना है? साधन बन के उस साध्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। राज्य को नगर तथा ग्राम में शिविर तथा दुर्ग में उपयुक्त दूरी पर मद्य की दुकानें स्वयं स्थापित करनी चाहिए या फिर व्यापारियों को निजी दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए। अब देखिए, कौटिल्य जी ने ये भी लिख के रखा है कि देखो, मद्य मतलब शराब की दुकानें भी होनी चाहिए। देखो, शराब बंदी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन शराब कहाँ बिकनी चाहिए? तो शराब की दुकानें राज्य के शिविर में होनी चाहिए, नगर के अंदर नहीं, बल्कि थोड़ी सी दूरी पर होनी चाहिए। गांव के अंदर उन्होंने बिल्कुल भी शराब खाने नहीं खुलवाए, बल्कि उसके बाहर उसने उनकी व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने उसके लिए बहुत ही अच्छे से कड़े नियम बनाए थे कि दूरी होनी चाहिए दुकानों के बीच में, और किसी भी नगर के अंदर दुकान नहीं लगेगी, दारू की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और साथ ही साथ में प्राइवेट लोगों को भी उन्होंने क्या कहा कि चलो आप भी शराब की दुकान ओपन कर सकते हैं। सार्वजनिक भवनों में आसन और शयन का समुचित प्रबंध होना चाहिए। तरह तरह की सुगंधित मालाओं, जल तथा अन्य सुख सामग्री के साधनों के से उसकी शोभा एवं उपयोगिता बढ़ानी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा? दारू भी होनी चाहिए, ओके। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि देखो, आसन भी होना चाहिए, आराम करने के लिए भी सार्वजनिक भवन होने ही चाहिए। अब देखिए, दारू पिएगा तो कहीं ना कहीं तो लुढ़केगा ही इंसान, तो उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि सुगंधित जितनी जो भी अगरबत्तियाँ होती है, फूल मालाएँ होती है, या फिर कोई भी अन्य सामग्री होती है सुख समृद्धि की, वो भी वहाँ पे मिलना या फिर उसकी जो उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है राज्य के लिए किसी भी। कौटिल्य ने पशुओं के वध तथा मांस के विक्रय के नियम भी लिखे हैं और उनकी बारीकियों पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बातें लिखी है, बल्कि उन्होंने जैसे कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए या फिर मांस किस तरीके से बिकना चाहिए, इस सभी बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छे से लिखित में उन्होंने लिखा है कि ये नियम है, इसके अधीन ही आप क्या कर सकते हैं? पशुओं की हत्या कर सकते हैं। अगर मांस की बिक्री करनी है तो इन पर्टिकुलर ही जानवर को अच्छे से क्या कर सकता है? वो हलाल कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्या है? नियम है। नेक्स्ट है, कौटिल्य सभी व्यवसायों एवं व्यापारियों पर राज्य के नियंत्रण के समर्थक है। अब देखिए, सभी जितने भी व्यवसाय रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? राज्य के अधीन रहेंगे। मतलब राज्य मतलब रेट टैपिज्म हम जब अभी कहते हैं कि नहीं कि रेट टैपिज्म बहुत ज़्यादा है इंडिया में, पहले था 1991 के पहले, उसे कम करने के लिए फिर क्या किया गया था? लिबरेशन की पॉलिसी लेकर आए थे, उदारीकरण हुआ था कि नहीं इंडिया में। तो इसी तरीके से उन्होंने भी, जब कौटिल्य जी थे, उन्होंने कहा नहीं, जितना भी कार्य है वो क्या करेगा? राज्य की संस्थाएं ही करेंगे। मतलब राज्य ही सब कुछ है, राज्य का ही जो भी निर्देश है वही रूल एंड रेगुलेशन राज्य के ही उसके ऊपर रहेंगे। बाहरी किसी भी प्राइवेट एंटिटी को वहाँ पे एंट्री नहीं रहेगी, अगर रहेंगी भी तो नियम रहेंगे। वैद्यों को गंभीर रोगियों के सभी मामलों की सूचना शासन को देनी चाहिए। यदि ऐसी सूचना दिए बिना रोगी की मृत्यु हो जाती है तो वैद्य दंड का भागी होगा। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि महामारी को रोकना है, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को कोई गंभीर आजार है, कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बारे में अगर उसको क्या रोग है क्या नहीं है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर उसने पहले ही रिपोर्ट नहीं दी राज्य की संस्थाओं को, तो उसको क्या होना चाहिए? दंड का वो भागी होगा। मतलब देखियो, अभी जो हम लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब के वैद्य के ऊपर उन्होंने पहले से ही दे दी थी। इसी प्रकार स्वर्णकारों,
जुलाहो, धोबियों इत्यादि के लिए भी अर्थशास्त्र में व्यावसायिक नियमों का विस्तृत विवरण दिया है। अब देखिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं तो सभी लोगों के लिए इसमें नियंत्रण था सभी के ऊपर, जैसे कि स्वर्णकार हो गए, जुलाह हो गए या फिर धोबी हो गए। छोटी सी छोटी बातों का इन्होंने बहुत ही अच्छे से विवरण दिया है इन शॉर्ट। अब इतना तो आपको क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर कोई डिस्क्रिप्शन में अगर लिख रहा है पेपर तो उन्हें ज़रूर इस बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इस सभी चीज़ों में, जैसे कि राज्य क्या है, साधन नहीं है बल्कि क्या है, साध्य। राज्य साध्य है और साधन कौन है, तो राज्य की संस्थाएं क्या है, वो साधन है। ये बात याद रखनी है पहली। दूसरी बात क्या है याद रखनी है कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती है और राजा इसे किस तरीके से संभालेगा, 3 प्रकार से। जैसे कि पहला जो हमने डिस्कस किया था वो था एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब बाह्य सुरक्षा करनी है, आंतरिक सुरक्षा करनी है और न्याय की स्थापना करनी है। थर्ड के ऊपर में क्या कहा है कि दैवीय विपत्तियों से संरक्षण करना है। थर्ड और आपको थर्ड पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि राज्य के बारे में सभी की सभी नियंत्रण किसका होगा, राज्य के संस्थाओं के ऊपर राजा का ही अधिकार होगा। ओके, मतलब नियंत्रण पब्लिक लाइफ भी और पॉलिटिकल लाइफ भी। ओके, दोनों को इन्होंने अच्छे से पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ दोनों को उन्होंने अच्छे से क्या किया, मेंटेन करें। सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की, बस। और मोक्ष के बारे में बात की इन्होंने, मोक्ष मतलब तलाक, स्त्रियों को भी तलाक लेने का अधिकार है, उसे मोक्ष कहा गया है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। और पढ़ेंगे इसको में और आगे, कर, लाभ और ब्याज की दरें भी कौटिल्य ने निर्धारित की है। हर एक चीज़ों को उन्होंने अच्छे से वेल डिफाइन किया है। उनके अनुसार राजमार्गों, राष्ट्रपथों तथा मार्ग के दूरी सूचक स्तंभों का व्यवस्थापन एवं नियंत्रण भी राज्य के हाथों में रहेगा। मतलब जितनी भी पावर होगी वो सारी की सारी पावर किसके अधीन होगी, राज्य के अधीन होगी। मतलब प्राइवेट को कभी भी घुसने नहीं दिया जाएगा। दारू की दुकान खोल सकता है वो, लेकिन उसको काम किसके अधीन करना है, तो राज्य के अधीन ही करना है। इसमें नागरिकों के बाल्यकाल से कौटिल्य की राज व्यवस्था कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के अनुरूप है। इसमें नागरिकों के बाल्यकाल से वृद्धाकाल तक संपूर्ण जीवन की देखरेख की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है कि हर एक चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने का काम किसका है, राज्य का है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो जाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट किसकी है, तो कौटिल्य जी की है। वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट किसकी है, कौटिल्य जी की है। तो ये वीडियो लेक्चर अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और जानेंगे कौटिल्य जी के बारे में। थैंक यू for watching this video. This video is presented by Pimpadkar Academy. Please subscribe our YouTube channel.